रिवीजन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये था हमारा कि वाई इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रिफर्ड ओवर सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर स्टडिंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्यों प्रेफर करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपेयर में, जब भी हम लोगों को सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखना होता है। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसी में यही है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, वो हमें हायर मैग्नीफिकेशन देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल लेंसेज भी यूज़ होते हैं। आपको पता है ऑब्जेक्ट लेंस होता है, आई पीस, मतलब अलग अलग मल्टीपल लेंसेज यूज़ होते हैं, जिससे क्या है हम लोग डिटेल स्टडी कर सकते हैं आराम से सेलुलर स्ट्रक्चर की, विच आर टू स्मॉल टू बी रिजॉल्व बाय क्लियरली बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे तो डिटेल स्टडी करने में आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि वो स्मॉल से जो ऑब्जेक्ट हैं उनको सही रिजॉल्व करके क्लियरली हमें विजिबल होता है उससे। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये चीज़ें थोड़ी लैक करती हैं, इसीलिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं इसमें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा रे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि आपको रे डायग्राम बनाना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नियर पॉइंट एडजस्टमेंट पोजीशन पे, और फिर हमें एक इसमें वो दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है, तो ये वो करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो आपको पता है ये इस तरीके से रे डायग्राम बनता है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आई लेंस होता है, और इस तरीके से आपकी यहाँ पर जो है ना इमेज मिलती है आपको, ये पूरा ड्रॉ करना है। अगला क्या है, इसमें हमें कह रहे हैं एक जाइंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है आपके पास। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है हमें, आई पीस का फोकल लेंथ भी दे रखा है, और ये कह रहे हैं कि ये जो टेलीस्कोप है आप उसको यूज़ कर रहे हो मून को देखने के लिए। ठीक है, व्यू करने के लिए डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून जो है हम लोगों को फाइंड करना है, और कह रहे हैं डायमीटर ऑफ द मून हम लोगों को दे रखा है 3.48 इंटू 10⁶, और रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट जो है वो हमें दे रखा है 3.8 इंटू 10⁸। तो सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख दो आप। तो आप कह रहे हो फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की इतनी दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस भी दे रखी है हम लोगों को, डायमीटर ऑफ द मून भी दे रखा है, और रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट R0 भी दे रखा है। अगर अब हम लोग क्या करेंगे, जो डी डैश है उसको हम लेंगे डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, जो मून की इमेज बनेगी उसके डायमीटर को हमने डी डैश ले लिया। ठीक है, अब देखो अब क्या है, जो एंगल सबटेंड होगा बाय द डायमीटर ऑफ द मून उसको आपको इक्वल लेना पड़ेगा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। जो डायमीटर ऑफ द मून से जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम बराबर लेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, यानी कि डी अपॉन में R0 इज इक्वल टू डी डैश अपॉन में F0। अब देखो ये हमें वैल्यू दे रखी है 3.48, ये रहा ना, ये रहा 3.48 इंटू 10⁶। R0 भी हमारे पास है, ये रहा 3.8 इंटू 10⁸, और डी डैश आपको निकालना है, और F0 हमारे पास दे रखा है 15। अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है इधर जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो 3.48। अब देखो 10⁶ है और 10⁸ है, ऊपर 8 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 10⁻²। और ये जो 3.8 है ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, और 15 भी आ गया यहाँ पर। अब अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 13.74 इंटू 10⁻² मीटर में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 10⁻² में आ रहा है तो हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे इसको 13.74 इंटू मतलब 13.74 सेंटीमीटर। ये हमारा डी डैश आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत बढ़िया है, ये वाला भी न्यूमेरिकल है, बहुत बार लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। ये कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म दे रखा है हमें। इक्विलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इससे आपको एंगल अपने आप सोचना पड़ेगा, इक्विलेटर बोल रखा है इसलिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें एयर में ये इतना 1.6। अब आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, जिसको आपने एक मीडियम में रखा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4√2/5। अब तो सबसे पहली चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म जो है वो दे रखा है, मीडियम वाला हम लोगों को वो भी दे रखा है। अब जब आपने प्रिज्म को किसी दूसरे मीडियम में रखा है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म को विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडेड मीडियम के रखना पड़ता है, यानी कि प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फॉर्मूला हमारा ये है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये इक्विलेटरल था, इक्विलेटरल है तो आपको पता है उसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, तो इसलिए ए की वैल्यू 60, यहाँ पे भी 60 आ जाएगी। बाकी हमने प्रिज्म वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी डाल दिया, मीडियम वाले की वैल्यू भी पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 1.6 और 4√2 है। अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको करके बताऊँ तो ये हमारा जो 1.6 है
और ये आ जाएगा 5/4 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ गया। अब देखो, अब ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और ये 2 8 ज़ा, ये 2 हो गया। अब देखो √2 ये कैंसिल, तो सिर्फ √2 बचा, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ √2 आया, तो यहाँ लिख दिया हमने √2। बाकी देखो, बाकी एज इट इज साइन 60/2 यानी कि साइन 30 होगा, यानी कि बन जाएगा साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसलिए यहाँ 1/2 आ गया। ठीक है, अब ये 1/2 इधर आएगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो सिर्फ ये 1 देखो ना, √2 यहाँ पर था और यहाँ 1/2 आ गया, तो ये कैंसिल, इससे कैंसिल, √2 रह गया सिर्फ। ठीक है, और साइन है इधर, साइन को उधर भेजेंगे तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/√2 60 + dm/2। ये तो मतलब, और आपका देखो साइन इनवर्स 1/√2 आपको पता है, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, साइन इनवर्स, और साइन की वैल्यू 1/√2 होती है साइन 45 पे, और आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स ऑफ साइन हट जाता है तो ये 45 बन जाएगा, तो सिर्फ ये 45 आ गया। ये जो 2 है ये इधर जाएगा तो इसके इंटू में चला गया, 60 + dm, तो 45 × 2 करोगे तो 90, 60 + dm, और dm की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 और 30 डिग्री। ठीक है, dm की वैल्यू आ गई 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री आ गया। तो ये हमारा है मिनिमम डेविएशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एटम्स वाले चैप्टर से है। आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, इनका डिफरेंस बताना। तो थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल को अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम कंपेयर करें तो आपको पता है जो पॉजिटिवली चार्ज, थॉमसन ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड था पूरे यूनिफॉर्मली, यानी बराबर स्प्रेड था पूरा, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या थे, एम्बेडेड थे। रदरफोर्ड ने दूसरी तरफ कहा था कि डेंस न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट उसके आसपास होते हैं। ठीक है, डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास होते हैं, ये रदरफोर्ड ने बोला था। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी थॉमसन के हिसाब से क्या था, थॉमसन ने बोला था जो स्टेबल होते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसने कहा जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और इसका मतलब स्टेबल है। पर रदरफोर्ड जो है वो उसने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था, उसने बोलता अनस्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, इसलिए वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो यानी कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन करा था उन्होंने, और थॉमसन ने बोल दिया था यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्टेबल है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। अब थॉमसन ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन है एम्बेडेड है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर या क्लाउड के अंदर, पर रदरफोर्ड ने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब साइज ऑफ द एटम जो है वो थॉमसन ने प्रिडिक्ट करा था कि जो साइज ऑफ द एटम है वो लार्ज साइज है, बड़ा साइज है, जबकि रदरफोर्ड ने उसको प्रिडिक्ट करा था कि वो स्मॉलर साइज का होता है।